नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और इस कार्यक्रम में हम आपको कई सारी विषयों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही मिलवाते हैं मेहमान से, ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। बताएंगे आपको कि आज की बात में हम क्या विशेष बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारा नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा नंबर है 1800-233-0040। तो दर्शकों, आपको बता दें आज की बात में हम बहुत विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, मिलवाएंगे आपको विषय विशेषज्ञ से भी, लेकिन उससे पहले बता दें हमारे मेहमान में आज हमारे साथ खास मेहमान होंगी। हमारे साथ होंगी मिसेस इंडिया इम्प्रेस 2023 की श्रीमती अपेक्षा डबराल, साथ ही साथ हमारे साथ होंगी समाज सेविका श्रीमती इला जी। तो आपको मिलवाएंगे मेहमान से, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की तिथि क्या है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष पंचमी है, 23 जून 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। और अब तिथि के बाद देखते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में, क्योंकि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है और हर दिन कुछ न कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई और वह ऊंट पर बैठकर भाग निकला। सन 1868 में क्रिस्टोफर एल शॉल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला। 2008 में टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मेक्सिको की टायर कंपनी टोर्नल एवं उसकी सहायक कंपनी का $270 करोड़ में अधिग्रहण किया। 2013 में निक वालेंडा अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। अब नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में, क्योंकि एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। जब दिमाग कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। बिल्कुल सत्य वचन कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, और जब हमारी सोच बहुत अच्छी होती है तो हम सफल ज़रूर होते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी है। ओलंपिक डे इस दिन को सर्वप्रथम 1948 में परिचित करवाया गया था, परंतु ओलंपिक गेम्स की शुरुआत इससे कई वर्ष पूर्व 23 जून 1894 को सोरबोन पेरिस में हो चुकी थी। इस 23 जून को 1948 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर आयु वर्ग और लिंग के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। और जब सर्वप्रथम ओलंपिक डे बनाया गया तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों द्वारा कुल 9 देशों में मनाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूरुग्वे और वेनेजुएला शामिल थे। दर्शकों, और अब आज की बात में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का नियम लागू किया गया। जैसा कि हमें पता है कर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर और एक प्रत्यक्ष कर। जानेंगे इन्हीं सब के बारे में। हमारे साथ आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हैं श्री एस.टी. रिछारिया जी, जो कि जीएसटी और टैक्स कंसल्टेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है जीएसटी। इसको लागू किए हुए लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं इसके प्रति? जैसा कि आप जानती हैं, 1 जुलाई 17 के पूर्व राज्य पृथक कर लगाते थे जी, केंद्र अपने अलग पृथक कर लगाता था। बिल्कुल। और ये अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट। कोई जहाँ केंद्र सरकार उत्पादन और सेवाओं पर कर लगाती थी, राज्य बिक्री पर कर लगाती थी। जब पृथक पृथक राज्य लगाएंगे तो अपने राजस्व का एक अलग मुख्य स्रोत होता था, तो उनमें प्रतिस्पर्धा भी होती थी। बिल्कुल। उदाहरण के लिए टैक्स वार होता था। वो कहते हैं हमारे यहाँ कम, हमारे यहाँ उद्योगपति आ जाएं, वो कहते हैं हमारे यहाँ उद्योगपति आए, हमारे यहाँ टैक्स कम है, हमारे यहाँ कम है। इस कारण से एक प्रतिस्पर्धा होती थी और उस कारण से अनेक समस्याएं भी होती थी जी। व्यवसायियों को भी समस्याएं होती थी कि व्यापार करने में भी कठिनाई होती थी। उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने
अखिल भारतीय स्तर पर एक राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक की, जी सर। विचार किया, काफ़ी लंबा विचार हुआ। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री उस समय से विचार प्रारंभ हुआ जी। और फलीभूत माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के उसमें हुआ। 101वां संविधान संशोधन पारित हुआ, उसमें जीएसटी की परिकल्पना साकार हुई। बिल्कुल। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया और आज लगभग 6 वर्ष इसको पूर्ण होने को हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से इसमें जो केंद्र और राज्यों में बहुत से कर होते थे आपस में वो मर्ज हो गए और एक ही हो गया। जैसा कि हम सोचते हैं कि एक राष्ट्र है तो एक कर व्यवस्था भी होनी चाहिए, और एक राष्ट्र एक कर की जो सुव्यवस्था है उसको ये अधिनियम, जीएसटी अधिनियम साकार करता है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि वन नेशन वन टैक्स की सोच के साथ जीएसटी को लाया गया था। और अगर हम अभी की बात करें, जीएसटी के उपरांत पहले की तुलना में शासकीय राजस्व में कितनी बढ़ोतरी की गई है? निश्चित रूप से शासकीय राजस्व में जो टैक्स इवेजन होता था वो भी काफ़ी उस पर लगाम लगी है जी। क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज पे ही हम लगाने लगे हैं, सर्विसेज पे कवर किया है। तो जो हमारे डीलर बहुत कम हुआ करते रजिस्ट्रेशन में, जून 2022 तक के हमारे पास आंकड़े हैं अभी जी। और उसमें 1,38,29,000 से अधिक रजिस्टर्ड डीलर हैं भारतवर्ष में जो जीएसटी देते हैं। बिल्कुल। ये स्थिति तब है जबकि हमने केवल कर की जो सीमा है व्यापारियों के लिए, बिक्री जो करते हैं उनके लिए 40 लाख रखी है और सर्विस वालों के 20 लाख रखी है। अर्थात 40 लाख तक के छोटे व्यवसायियों को तो हमने इससे कर प्रणाली से मुक्ति कर दिया है। बिल्कुल। उसके बाद ये स्थिति आई है। अर्थात जो पूर्व में 5 लाख 10 लाख के बिक्री के ऊपर कर हमारे नेट में आते थे उनको हमने मुक्त कर दिया है जी। वो चाहे तो ले सकते हैं लेकिन उनको अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। बिल्कुल। इसी प्रकार जो राजस्व है वो भी काफ़ी वृद्धि हुई है जी। जुलाई 2017 में जब हमने जीएसटी लागू किया था तो हमारी राजस्व था उस माह का जुलाई का 92,283 करोड़ रुपए जी। और अभी आपने देखा होगा कर राजस्व में निरंतर वृद्धि होती रही, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो मई 2023 का जो राजस्व है वो 1,57,90 करोड़ रुपए हो गया, निश्चित रूप से बढ़ी हुई। बिल्कुल। तो राजस्व वृद्धि हो रही है, ये केवल कुशल प्रशासन, जबकि हमने कई चीज़ों को छोड़ा है, कर मुक्त किया है, उसके बाद ये स्थिति आ रही है। तो निश्चित रूप से ये करदाताओं का एक बड़ा योगदान रहा है जी। और कुशल नियंत्रण रहा है। सर, देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ हुई है जी। जो टैक्स वार होता था आपस में, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, हम करेंगे, तो वो तो एक दूर हो गया, आपस में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। बिल्कुल। और जो कर चोरी होती थी, कर चोरी कारण ये भी होता था कि जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में सस्ता मिल रहा है मोबाइल, हाँ जी, और भोपाल में महंगा मिल रहा है, या हरियाणा में सस्ता मिल रहा है, उड़ीसा में महंगा मिल रहा है, वो स्थिति समाप्त हो गई। बिल्कुल। अब एक ही दर है पूरे राष्ट्र में, कहीं भी आप जाएंगे एक ही दर पर वस्तुएं मिलेंगी, वही टैक्स रेट रहेगा। जी। तो वो जिस वजह से व्यापारी अनअकाउंटेड व्यापार करता था वहाँ से लाके वो कम से कम वो संभव नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और इससे सुदृढ़ से व्यवस्था है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने बताया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें जो विकासशील प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो हमारे मध्य प्रदेश पर क्या असर पड़ा जीएसटी के आने के बाद? मध्य प्रदेश तो एक उपभोक्ता राज्य है, उत्पादन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है जी। तो जो यहाँ जीएसटी का जो जिस कंजम्पशन जहाँ होता है वह उसको टैक्स मिलता है। हमारे प्रदेश को तो जो भौगोलिक स्थिति है पूरे राष्ट्र के बीच में आता है और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल कहलाता है। हाँ जी। तो हिंदुस्तान का दिल कहलाने वालों को जो कंजम्पशन ज़्यादा है जी, तो जहाँ जीएसटी में अवधारणा यह कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्थान पर उपभोग होगा जहाँ कंज्यूम होगा उस इस राज्य को टैक्स मिलेगा। तो मध्य प्रदेश को तो इससे निश्चित रूप से लाभ हुआ है और आगे भी लाभ मिलना है। बिल्कुल। आप जहाँ मध्य प्रदेश को मई 2022 में वो 2,746 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था जीएसटी से, वो 3,381 करोड़ मिला है मई 2023 में, मतलब एक वर्ष में 23% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल। तो इससे तो राजस्व बढ़ा ही है।
और जहाँ तक राज्य की सुविधा है, राज्यों को आश्वस्त किया गया, पहले राज्यों को ये भय था कि हमारा राजस्व कम होगा, बिल्कुल। तो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में राज्यों को ये आश्वस्त किया गया था कि हम 14% आपको प्रतिवर्ष देंगे, बढ़ा के 14% से कम मिलेगा आपको जी, तो हम देंगे। तो बिल्कुल। निश्चय एक आश्वस्त भी हुआ राज्यों, मध्य प्रदेश को तो निश्चित रूप से लाभ हुआ है। जब आप देखें 23% वृद्धि, काफ़ी उत्साहजनक वृद्धि। बिल्कुल सही बात है। सर, सुना है कि भ्रष्टाचार में भी काफ़ी कमी आई है। जब से जीएसटी का नियम लागू हुआ है तो भ्रष्टाचार कम हो गया है। देखिए, मैंने आपको बताया ना पूर्व में जी, कि जो टैक्स रेट होते थे उसकी वजह से दिक्कत होती थी। जीएसटी प्रणाली में फेसलेस प्रणाली है। बिल्कुल। जीएसटी में टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग किया, जीएसटी में बनाया गया है। जहाँ पूर्व में पंजीयन के लिए हम लोग वेरिफिकेशन होते थे, आवेदन देते थे, कागज़ देते थे, वो समस्या का। अब तो ऑनलाइन करना है, बिल्कुल। आपको जाना नहीं है, आपके यहाँ निरीक्षक कोई जांच नहीं करता, आपके यहाँ कोई अधिकारी पूछने नहीं आता, जो भी है डाटा आप दीजिए और आपका हो जाएगा। निश्चित रूप से जब फेसलेस होता है, पारस्परिक संवाद वो मिलना जुलना होगा, तो निश्चित रूप से करप्शन भी कम होगा और जांचें कम होगी। पहले निरीक्षक जो होते थे वो बिना अनुमति के भी जांच करते थे किसी व्यवसाय। अब तो वो संभव नहीं है, बिना अनुमति कोई जा नहीं सकता। जब तक कि कोई विशेष सूचना ना हो तब तक कोई जांच भी नहीं होती। अगर हम छोटे व्यापारियों की बात भरोसा करें, कर रहे हैं। जी सर, छोटे व्यापारियों की अगर बात करें तो उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जीएसटी भरने में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने आपको जैसा आपको बताया है, जीएसटी में जो हमने छोटे व्यापारियों को तो इससे मुक्ति कर दिया जीएसटी से। जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, निश्चित रूप से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा चैनल है जीएसटी का, जो साइट है, उस पर आप जाके बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। क्या हमारे दर्शकों को वो साइट बताएंगे? जीएसटी की साइट है, GSTN CBIC की जो साइट है उस पर CBIC.in पर है, भारत सरकार की। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप जीएसटी भरने में कुछ चुनौतियां भी फेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जानकारी जो संबंधित कार्यालय वहां भी आप जाके पूछ सकते हैं। जी जी सर, जी सर। तो जीएसटी लागू होने के पश्चात जो बोगस करदाताओं की जो बात आती है सामने कि उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जीएसटी को सरलीकृत किया गया, फेसलेस था, बिना जांच के दे रहे, व्यापारियों भरोसा कर रहे थे जी। तो लेकिन कुछ बहुत छोटी मात्रा में व्यवसायियों ने कुछ सही प्रक्रिया नहीं अपनाई, नियम नहीं अपनाए और उस कारण उन्हें, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन होता है, जैसे टैक्स जो आपने व्यापारी दिया दूसरे से लेके आया तो छूट मिलती है। जी सर। तो कुछ व्यापारियों ने ऐसी जो कुछ कर चोरी की संभावना बढ़ाने के लिए बोगस पंजीयन ले लिए जी। और वो बिल बेचते थे, बिना टैक्स, बिना कोई माल के बेचे हुए बिल देते ताकि दूसरे आदमियों को उसके आधार पर छूट मिल जाए। बिल्कुल। और उसका परिणाम ये, कुछ व्यापारी बोगस भी पाए गए, कर चोरी में संलिप्त पाए गए और इससे निश्चित रूप से ऐसे व्यापारी हुए जो उनकी जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इसमें विशेष अभियान चलाया हुआ है। बिल्कुल। ऐसे व्यापारी संदिग्ध पाए, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, वेरिफिकेशन करने के बाद हमें टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है आजकल तो कौन क्या बदमाशी कर रहा है, कर चोरी में संलग्न है, यानी कोई अनैतिक गतिविधियां कर रहा है। तो उसके लिए ये अभी एक अभियान चल रहा है और उसमें चिन्हित व्यापारियों की जांच भी की जा रही है, सत्यापन भी हो रहा है जी। और देखने में आए ऐसे व्यापारी बोगस पाए गए, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे राजस्व में वृद्धि होगी और जो गलत गतिविधियों में संलग्न थे उन पर नियंत्रण लगेगा। बिल्कुल सर, हमारी चर्चा जारी रहेगी जीएसटी पर। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं जीएसटी पर उनकी क्या राय है। हमारे साथ दीपक जी हैं इंदौर से, आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं जीएसटी पर क्या राय है। ये जीएसटी जो बढ़ा है वह ओवरऑल जो अपने देश का औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का परफॉर्मेंस है उस आधार पर बढ़ा है। हमारे जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वह कृषि से तय होते हैं, वह मैन्युफैक्चरिंग से तय होते हैं, वह सर्विसेज से तय होते हैं और आज के दौर में हर क्षेत्र में निरंतर ग्रोथ देखने को मिल रही है।
चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज़ में आप जाइए, सभी जगह ग्रोथ है, सभी जगह अपॉर्च्युनिटीज़ है और इंडिया एक ऐसा देश बन गया है जो जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। मुझे लगता है यह आंकड़े जो हैं ये अभी भी कम हैं, आने वाले समय में इनमें कई गुना वृद्धि हमें देखने को मिलेगी और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हम सब भारतवासियों ने मिलकर अ, अपने प्रयत्नों से इस ग्रोथ ट्रैक पर कंट्री को लाया है। सरकारी नीतियाँ वास्तव में अच्छी है, सरकार जन कल्याण के कार्य करना चाहती है, सरकार की जो मंशा है वह स्पष्ट है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह हेल्थ के क्षेत्र में हो। आज नए-नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स आ रहे हैं और भारत एक मेडिकल हब बनता जा रहा है। किसी भी प्रकार की बीमारियों का इलाज विदेशों से लोग यहाँ पर आकर कराना पसंद करते हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, इस वजह से सर जन कल्याणकारी योजना में जा ही रहा है, हम देख ही रहे हैं आज रेलवे में कितने नए सुधार हो गए हैं, आज नए ट्रैक बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन बन रही है, मेट्रो कई शहरों में पहले सिर्फ दिल्ली या कलकत्ता जैसे शहरों में होती थी, अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ तक मेट्रो चली गई है। आप देखिए कितना बड़ा रोड नेटवर्क खड़ा हो गया है। हमारे जो गडकरी जी है वो तो बोलते हैं कि मैं विश्व की सबसे अच्छी रोड यहाँ बनाऊंगा और हिंदुस्तान को पूरे रोड पर मैं घुमाऊंगा। तो यह उनकी नीयत बताती है कि किस प्रकार से वह देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। देखिए, सब जो गवर्नमेंट की आर्थिक नीतियाँ हैं, उसी का परिणाम है। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से एक के बाद एक जो जीडीपी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ये उसका परिणाम है कि कंटिन्यूअसली हमारा जीडीपी साथ में अपना इनकम टैक्स, साथ में अपना जीएसटी ये सब ग्रोथ कर रही है और ये सब चीज़ें देश की इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास के लिए, शिक्षा एंड प्रगति के लिए, दूसरा जैसे रोड हैं, अपना देश की सुरक्षा के लिए, ये सब चीज़ें के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़रूरी हो, जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक है और इसी तरह यदि चलता रहा तो आने वाले वर्षों में हम लोग दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, जो आप हम सब समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसे आज मोदी जी अमेरिका में हैं और हम देख रहे हैं उनको जिस तरह से पूरा वर्ल्ड एज ए बॉस देख रहा है, ये अपने आप में बताता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी अच्छी है और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले सालों में जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वर्ल्ड की कंपनियाँ हमारे यहाँ अपने यहाँ जो लगाएगी, मतलब इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे आप समझ लीजिए कि व्हाट विल हैपन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है और देश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। मई तो ये तो थे कुछ व्यापारी गण जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की जीएसटी के बारे में। हमारे साथ श्री रिचारिया जी हैं। रिचारिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना लागू की गई है, इसके संबंध में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये मध्य प्रदेश के व्यवसायियों को द्वारा ये छोटे छोटे उपभोक्ता हैं जी, बिलों का प्रचलन बढ़े, अधिक से अधिक बिल व्यापारी लें, वो उपभोक्ता लें, बिल्कुल, और उनके लिए बिल संग्रहण व्यवस्था की योजना लागू की गई है। इसके द्वारा जो व्यापारी हैं उनके अधिक से अधिक बिल जो बेचेंगे उनके आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाता है उपभोक्ताओं को, क्योंकि ये सुनने में आता था उपभोक्ता बिल नहीं, व्यापारी बिल नहीं देते, बिल नहीं मिलते, तो बिल लें, उनको इनाम मिले, उनका सहभागिता बढ़े, इस कारण से व्यवस्था बिल्कुल पुरस्कार से सहभागिता बढ़ती ही है। जी हाँ। लेकिन जो आमतौर पर देखा जा रहा है, जो आम आदमी सोचते हैं कि महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, जो ये विचार एक आम आदमी के मन में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? महंगाई के लिए तो आप जानती हैं कि उत्पादन, मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। बिल्कुल, यदि उत्पादन अधिक होगा तो कीमतें गिरेंगी। आप यह भी सुनने में आता है बीच में कई बार व्यापारियों को, किसानों को लाभ उपभोक्ता का नाम मिला तो उन्हें नष्ट की, तो ये तो मांग पूर्ति से संबंधित है। इंटरनेट से अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा है, उस कारण से भी आपूर्तियों में दिक्कत आई है। और यही इससे जीएसटी से कोई संबंध, जीएसटी में तो करों को कम ही किया गया है, मर्ज किया गया है। बिल्कुल, लोगों का सोचना ऐसा होता है कि जीएसटी के आने के बाद महंगाई बढ़ गई है। नहीं, ये मैंने आपको फिर मैं इसको आपको बता दूं, जीएसटी का योगदान इसमें जो है सो है, लेकिन मांग और पूर्ति का बिल्कुल लागू होता है, उसी आधार पर
जी सर। सर, जीएसटी कानून में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है जी हाँ। और इसी कारण से व्यवसायी को दोहरे नियंत्रण का सामना करना पड़ता है, जिससे नहीं, व्यवसायी ऐसा अत्यधिक कई बार परेशान भी होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र ने भी अपना सहभागिता की, राज्यों ने भी सहभागिता की। केंद्र के राज्य मर्ज हुए, जी। राज्यों के सेल्स टैक्स और जो अन्य कर लगते थे, एंटी टैक्स है या सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वो मर्ज हुए। जी। तो ऐसी स्थिति में जो कर का तो भार एक जगह हो गया, मर्ज हो गए, तो उसका लाभ आधा राज्यों को मिलता है, आधा केंद्र को मिलता है। जी। एक एसजीएस स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा और उतना ही सेंट्रल सेल का लगेगा। और बिल्कुल। यदि इंटर स्टेट मार्केट है, इंटर स्टेट कोई ट्रांजेक्शन है, तो आईजीएसटी लगेगा। तो राज्य करों का जो विभाजन है वो आधा आधा राज्यों को किया गया। लेकिन जैसा आपने कहा, दोहरा भार नहीं पड़ता है। भार वो तो मर्ज हो गया, जो सेंट्रल के भी तो टैक्स देते थे पहले। बिल्कुल। जहाँ तक व्यापारियों का संबंध है, इसके लिए कि जीएसटी ने नेटवर्क बनाया हुआ है कि व्यापारी, कितने व्यापारी राज्यों को मिलेंगे, कितने व्यापारी केंद्र को मिलेंगे। अब एक स्थिति ये हो गई है, इससे लाभ हुआ है कि किस व्यापारी के ऊपर कौन सी एजेंसी जांच करेगी, बिल्कुल। कौन से राज्य का कौन से अधिकारी करेगा, ये निश्चित नहीं है। जो जी। पहले मेलजोल हो जाता था वो इससे समाप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, भ्रष्टाचार इससे कम हुआ है, क्योंकि हमको फेसलेस वर्क तो किस राज्य की कौन सी एजेंसी काम करेगी ये निश्चित है। दो एजेंसी नहीं करेंगी, एजेंसी एक ही काम करेगी। यदि राज्य को मिला है तो राज्य का अधिकारी करेगा, केंद्र को अलॉट हुआ है तो केंद्र का अधिकारी करेगा। इसमें डबल की दोहरे की स्थिति तो है नहीं। बिल्कुल सर। सर, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो जीएसटी नहीं भर पाते समय पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुरोध यही है समस्त व्यवसायियों से कि जो पंजीकृत व्यवसायियों से कि वो कर का समय पर भुगतान करें। बिल्कुल। कर का समय पर भुगतान न करने पर उनको निश्चित रूप से ब्याज की जो स्थिति बनती है वो बनेगी और पेनल्टी भी लगेंगी। उससे बचें, समय पर भरें, तो जहाँ उससे राज्यों को भी, केंद्र को, सरकार को भी लाभ होगा और वो राशि समय पर मिलेगी, क्योंकि राज्य की और केंद्र की योजनाएं समयबद्ध होती हैं। जी सर। उनको समय पर धन मिलेगा तो उनकी कीमतें कम करेंगे और अंततः समाज को ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। सर, पेट्रोल और डीजल को इसमें जीएसटी कानून में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसके बारे में नहीं, आप क्या पेट्रोल कहते हैं? जीएसटी, पेट्रोल डीजल को शामिल किया गया है। जी। केवल विदेश में निर्मित मदिरा है, शराब है, उसको जीएसटी की परव्यू से बाहर किया गया। ये जीएसटी में है, लेकिन जो सहमति बनी राज्यों की जीएसटी काउंसिल में, राज्यों के वित्त मंत्रियों की, क्योंकि पूरे जब जीएसटी लागू हुआ तो राज्यों को भय था कि हमारे राजस्व स्रोत कम हो जाएंगे, हमारी योजनाओं को लागू कैसे करेंगे, केंद्र से हमको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसमें एक नियम बनाए गए, कंपनसेशन एक्ट बनाया गया, 5 वर्ष तक क्षतिपूर्ति की गई। बिल्कुल। अब जहाँ तक जीएसटी की बात है, राज्यों को इस पर निर्णय लेना है, आपस में राज्य बंटवाएंगे और बीच में आपने सहमति बन जाएगी तो जीएसटी में लागू हो जाएगा। अभी तो राज्य सहमत नहीं हुए हैं। जी। भारत सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, बार बार बैठक भी बुलाती है, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। और जैसे सहमति बन जाएगी जीएसटी में पेट्रोल डीजल आएंगे। पेट्रोल डीजल जीएसटी प्रव्यू में है, बिल्कुल, लेकिन अभी उसको बाहर रखा है। बिल्कुल। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हमारा यही व्यवसायियों से, सभी समाज के लोगों से कि आप अधिक से अधिक बिल मांगें, अपने लाभ लें, से राज्यों को लाभ मिले, उससे केंद्रों को लाभ मिले और देश का विकास हो, विकास में पैसा लगे, यही हमारी कामना है। इसलिए समय पर कर जमा कराएं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रिछारिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, ये तो थी बात जीएसटी से जुड़ी हुई। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पचमढ़ी। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहां से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहां काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती है तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाण कालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है। समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है, जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। और अब हम आपको मिलवाएंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान से, जो हाल ही में मिसेस इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 के खिताब को जीत कर आई हैं। हमारे साथ हैं मिसेस अपेक्षा डबराल। बहुत बहुत स्वागत है अपेक्षा आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में, और पूरे दूरदर्शन की टीम से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे देश में आपने हमारा नाम रोशन किया है। कैसा अनुभव कर रही हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कृतिका फॉर हैविंग मी हियर। अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने से बड़ी बात तो शायद कुछ और हो ही नहीं सकती, और वहाँ से क्राउन नेशनल लेवल से जीतकर यहाँ वापस लेकर आना, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। खुशी भी है और एक नर्वसनेस भी है कि अब इस क्राउन के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे फुलफ़िल करनी है। बिल्कुल, इतने बड़े लेवल तक पहुँचने के लिए काफ़ी कुछ तैयारी की होगी आपने, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है
किसी भी टास्क को करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हों या पैजेंट्री हो। तो मैंने अपने गोल्स को ब्रेक करके डे वाइज गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स में ट्रांसफॉर्म किया और यही मेरे ध्यान में था कि मुझे अपने आप को 360 डिग्री स्ट्रॉन्ग करके जाना है। बाय 360 डिग्री आई मेंट मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की। एक आदर्श नारी जो होती है वो सभी रोल में अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट ही दिखाना चाहती है। और आपको बताना चाहेंगे कि अपेक्षा ना सिर्फ मिसेस इंडिया हैं, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में एज एन अटेंडर भी काम किया। एयरलाइंस में काफ़ी अच्छा अनुभव है आपको। साथ ही साथ उसके बाद आप होम मेकर के साथ साथ बेकर भी रही, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं। तो काफ़ी सारी आपने उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। आपको जब इस ताज से नवाजा गया था तो उस फीलिंग के बारे में जानना चाहेंगे, और क्या प्रश्न किया था आपसे जो फाइनल आपका जो शो था उसमें क्या प्रश्न किया गया था? जी, ये पूरा जर्नी सिर्फ एक ही आउटकम पे निर्भर था, वो था विनर का क्राउन लेकर आना। बिल्कुल। और जब वो मोमेंट आया तो मेरे अंदर एक सैलाब सा उमड़ा, लेकिन क्योंकि हम औरतें हैं और हमें बहुत एंड्योरेंस और सहनशीलता है, तो मैंने अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रखा, बहुत ग्रेस और पॉइस के साथ एक्सेप्ट किया ये क्राउन। नीलम कोठारी जी जो कि एक बहुत रिनाउंड एक्ट्रेस हैं जी, वो ग्रैंड ज्यूरी में थी, उन्होंने ये क्राउन मुझे पहनाया। तब मुझे लगा कि हाँ, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं अब अपने सर पर लेकर आगे जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आई थिंक आगे का अब जो जर्नी होगा वो और भी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मैं शायद अब एक रिप्रेजेंटेशन हूँ, एक मिरर हूँ हर वो नारी के लिए जो अगर मुझे देखे तो अपने आप को मुझ में देखना चाहे। बिल्कुल। अपेक्षा हर लड़की, हर नारी ये सोचती है कि ये खिताब हम जीते। बचपन में क्या आपने ऐसा सोचा था कि मैं मिसेस इंडिया या मिसेस वर्ल्ड कभी बनूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। सब कुछ डेस्टिनी और कर्मा है शायद। मेरा एयरलाइंस में जाना शायद ये एक इंडिकेशन था कि मुझे हर तरीके से ग्रूम होना है, मुझे बातचीत करना सीखना पड़ा वहाँ बहुत अच्छे से, लोगों को कंफर्टेबल करना मैंने सीखा वहाँ एयरलाइन में, क्योंकि कुछ लोग पहली बार फ्लाई करते थे और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भी फ्लाई करते थे। बिल्कुल। तो उन दोनों को एक जैसा फील कराना ये मैंने वहीं सीखा, और शायद ये सारी चीज़ों ने बहुत ऐड किया है मेरी विनिंग स्प्री में। बिल्कुल। क्या आपको फैशन इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती थी बचपन से? अट्रैक्ट तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद था। मुझे याद है मेरे एक मेंटोर ने मुझे कहा था कि अपेक्षा कभी भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आज मैं ठीक से ड्रेस्ड अप नहीं थी। हो सकता है आप आज अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिल लो, अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड से मिल लो या फ्यूचर हस्बैंड से मिल लो तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हमारी सभी दर्शकों के लिए कि हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। अपेक्षा, बचपन से रोल मॉडल कौन थे आपके? मुझे लगता है बाहर देखने के बदले हमारे रोल मॉडल्स हमारे घर के अंदर रहते हैं। तो मेरी बहुत कंसिस्टेंट रोल मॉडल मेरी मदर रही हैं। वो नेशनल हॉकी चैम्पियन रह चुकी हैं अपने टाइम की, और मेरी नानी जो कि इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग रही हैं टिल शी वाज अलाइव। हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस की है। तो मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं, सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं, गिव अप नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे घर से ही सीखी हैं। तो मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी रोल मॉडल रही हैं। बिल्कुल। आपको इस फील्ड में इंस्पिरेशन किससे प्राप्त हुई कि मुझे अब फैशन इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाहिए? काफ़ी सारे आपने प्रोफेशंस में काम किया है, लेकिन आपको ये कब लगा कि मुझे अब मिसेस इंडिया में जाना चाहिए? मैं बहुत आराम से अपना बेकिंग का बिजनेस मुंबई में कर रही थी और काफ़ी अच्छा मुझे उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में थी कि मेरे अंदर और प्रतिभाएं हैं और शायद मुझे एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। बाय लक मैं वापस भोपाल शिफ्ट हुई, क्योंकि मैं भोपाल की बेटी हूँ, और मिसेस मध्य प्रदेश का प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया। मैंने अपना रिसर्च किया, ये समझा
कि एज अ मैरिड वुमेन, विवाहित महिला के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मुझे वो एक बहुत सेफ और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म नज़र आया जो कि फराह अनवर ने इंट्रोड्यूस किया है एज मिसेस मध्य प्रदेश। उसमें मैंने एनरोल किया, शॉर्टलिस्ट हुई, ऑडिशन दिया और फाइनली मिसेस मध्य प्रदेश का खिताब जीता। तब समझ में आया कि अब स्काई इज़ द लिमिट, अगला स्टेप है नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन का, और बस मैं उसकी तैयारियों में लग गई। बिल्कुल, चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहेंगे। काफ़ी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, भोपाल खासकर मेट्रो सिटी नहीं है, और आपने जिस लेवल पर कॉम्पीट किया है वहाँ पर पूरे देश से कई सारी महिलाएं आई होंगी, तो उन चुनौतियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। चुनौती मुझे पर्सनल लेवल पर फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरा 10 साल का बेटा है, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब ना करते हुए मुझे अपने गोल की तरफ जाना था। तो यहाँ पर सपोर्ट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मायने हैं। तो मैं लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत प्रगतिशील हैं, मेरी मदर मेरे साथ हमेशा रही हैं हेल्प करने के लिए, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला और मैं अपने आप पर काम कर पाई। तो इस चुनौती को मैंने उस तरीके से पार किया। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वहाँ मेट्रो से बहुत सारी लेडीज़ आए थे, तो वो कंपेटिटर्स कम और इंस्पिरेशन ज़्यादा थे। 68 ईयर ओल्ड लेडी भी वहाँ compete करने आई थी इस एज में, जिन्होंने हम सबको स्पेल बाउंड करके छोड़ दिया कि इस एज में वो जो कथक कर रही थी और जिस तरह से हमें प्रोत्साहित कर रही थी। तो हर एक 50 कंटेस्टेंट से मैं कुछ 2%, 4% लेकर अपना 100% बनाकर यहाँ आई हूँ। बिल्कुल, काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अगर कुछ हासिल करना है तो, क्योंकि ये क्राउन जितना सुंदर लग रहा है, जितनी सुंदर हमारे साथ मिसेस इंडिया हैं, मिसेस अपेक्षा डबराल हैं, उन्हें काफ़ी कुछ तैयारी की है। हमारे भोपाल की बेटी हैं वो, और भोपाल में रहकर ही आपने सारी तैयारी करी है। वो हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने भोपाल की चीज़ों को समेट कर वहाँ पर प्रस्तुत किया, वो काफ़ी अच्छी सराहनीय बात है। आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें आप पसंद करती हैं? कोविड ने मेरी छुपी हुई क्रिएटिविटी को वापस वो सामने लेकर आए। तो मैं डिज़ाइनर केक्स तो बनाती ही थी कृतिका, लेकिन मैंने वापस पेंटिंग स्टार्ट की। तो मैं फोक आर्ट काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ, जिसमें मधुबनी, पिछवाई, ज़ेंटैंगल और इंटरनेशनल हंगेरियन फोक आर्ट भी इन्वॉल्व है। तो कभी अगर मेरे घर पर आप आएंगे तो आपको कोई दीवार खाली नहीं मिलेगी, हर दीवार पे एक थीम है और हर थीम पर मेरी एक पेंटिंग है। तो मैं अपने आप को इसी तरीके से इन्वॉल्व और बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं शरीर के लिए तो हमारे ब्रेन को भी फूड की ज़रूरत होती है, और वो तभी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है जब आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें। बिल्कुल। आपके भविष्य में और क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो आपने पूरे भारत का एक टाइटल जीता है मिसेस इंडिया का, क्या आप मिसेस वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिला है मध्य प्रदेश से, मेरे दोस्तों से, फैमिली से, एक्वेंटेंसेस से, तो एक स्फूर्ति अपने आप जागृत हो गई है कि अब आगे क्या। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाऊँ, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, सोल्जर्स करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स करते हैं। तो हम मैरिड विमेन क्यों नहीं इंडिया को नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकें। और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जान लगा के उसकी प्रेपरेशन करूं। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। बिल्कुल अपेक्षा, तो नारी जो चाहे वो कर सकती है अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। तो आइए मिलवाते हैं एक और हमारे मेहमान से। हमारे साथ हैं श्रीमती इला मिधा जी, जो कि समाज सेविका हैं। बहुत बहुत स्वागत है इला जी आपका हमारे नमस्कार एमपी। बिल्कुल इला जी, आपकी भी एक अनूठी सौगात है हमारे प्रदेश के लिए। आपने बर्तन बैंक की शुरुआत की। हाँ जी। किस प्रकार से ये विचार आया? जैसा कि हम सभी को पता है आप आर्टिस्ट हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं आप, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए अपेक्षा, एक सोशल कॉज और सोशल वर्क तो मुझे बचपन से ही मैंने बताया आपको पहले भी कि मेरे फादर एक सोशल वर्कर रहे हैं जी। तो एक जो ज़ील थी कि समाज के लिए कुछ करना है जी, तो वो हमेशा बचपन से ही रही है। बिल्कुल हर किसी तरह से, पर जो एक कहते हैं ना कि कभी हथौड़ा लगा पीछे से, सोचते थे पर स्टार्ट कहाँ करनी, कैसे करनी है, जी। ये नहीं समझ में आ रहा था।
एक बार ये बात है 2016-2017 की। भंडारा था, नवदुर्गा का भंडारा था। भंडारा खा के मैं और मेरी एक फ्रेंड जो बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी, श्वेता, वो हम दोनों आ रहे थे। बिल्कुल। तो बाहर डिस्पोजेबल्स, जो भी भंडारा खा रहा था डिस्पोजेबल्स अपने बाहर फेंक रहा था। गाय का झुंड, वहाँ पे 2-3 गाय डिस्पोजेबल्स खा रही थी। और वो जब डिस्पोजेबल्स खा रही थी, साथ में उसमें पॉलिथिन्स खा रही थी। वो जो मैंने देखा कि गाय पॉलिथिन खा रही है, आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मुझे ये लगा कि अगर ये गाय जिसका बछड़ा है या बचिया है वो पॉलिथिन खा रही है तो उसके बच्चे की हालत क्या होगी, पहले तो उसकी हालत क्या होगी, बिल्कुल। फिर वही दूध उसका बछड़ा पिएगा, उसकी हालत क्या होगी, और वही दूध हम पिएंगे। राइट, बिल्कुल। तो वो हमारा जो इकोसिस्टम है और हमारी जो जनरेशन है वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल। वो थॉट मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर करा, और उस वक्त नवदुर्गा चल ही रही थी। तो बड़ा कहते हैं शायद भगवान ने भी साथ दिया, नेक विचार आया मन में। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, यार मेरा बस चले तो मैं जितने भी डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं शादी ब्याहों में या भंडारों में, मैं सबको बायकॉट कर दूं और सबको को स्टील के बर्तन दूं। मैंने कहा क्या जाता है यार, 200-300 रुपये एक बंदा लेगा, साफ़ करेगा स्टील के बर्तन में, और शुद्धता से सब खाएंगे। बिल्कुल, है ना। आप एक थर्मोकोल की प्लेट को अगर आप काट दोगे, ज़मीन में अगर आप डालोगे, गाड़ोगे, तो आपको मालूम है कृतिका कि वो थर्मोकोल आप 100 साल बाद भी जब निकालोगे ना तो वो वैसे का वैसा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये विचार आया, और विचार उसी दिन नेक्स्ट डे हम लोग किसी कीर्तन में गए। वहाँ पे मेरी कॉलोनी की आंटी लोग बैठी हुई थी, एंड मैंने उनसे शेयर करा कि आंटी मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो मंदिर है वहाँ से हम शुरुआत करें जी। और हम अपने मंदिर में सारे के सारे डिस्पोजेबल्स हटा दें, और मैं स्टील की प्लेट्स लेके आना चाहिए थी। अब सवाल ये था कि स्टील की प्लेट्स लाएँ कैसे, भी कॉस्टली है स्टील। बिल्कुल। तो और मेरा मन था कि एटलीस्ट शुरुआत में हम 200-250 तो लेके आए। तो 200-250 के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी। थोड़ा मैंने लार्ज अमाउंट लगाया। मेरी फ्रेंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उसने बोला तेरा मन है, चल आज अपन लोग लेके आते हैं। वहाँ जाके जब मैंने आंटी लोगों से बात शेयर करी, अपने मन की बात शेयर करी, आप यकीन नहीं मानेंगे कृतिका, वहाँ 50 लेडीज़ थी, 50 ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये जी इस नोबल कॉज के लिए हम लोगों को दिए। बिल्कुल। और हम लोग मार्केट गए नेक्स्ट डे, और 250 जहाँ प्लेट्स लेना चाह रहे थे, हम 500 प्लेट्स, 500 ग्लासेस एंड 600 स्पून्स लेके आए। जी, वहाँ से शुरुआत हुई हम लोगों की। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी शुरुआत हाँ थी, और जी। आपको पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें माँ की कृपा भी थी, माँ की कृपा साथ ही साथ लोगों का साथ भी था। साथ ही साथ आप महिला स्वच्छता के लिए भी काम करती हैं। हाँ जी, मैं उसके महिला बारे में भी आप महिला हमारे स्वच्छता के लिए मुझे ये लगता है कि अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कृतिका। एक आपका स्वास्थ्य, सबसे पहली प्रायोरिटी। सेकंड एजुकेशन, राइट। और स्वास्थ्य और एजुकेशन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो जब मैं अपनी मेड्स वगैरह से बात करती थी, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की जब बातें होती थी, तो मुझे समझ में आया कि इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। जी, उसको, उनकी बच्चियां हो रही हैं, जिनको छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, जिनको पुबर्टी स्टार्ट हो रही है, जी। उनको दे डोंट नो कि हाउ टू डील विद दैट, यू नो। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि इनको एजुकेट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर मैंने पहला स्टेप लिया। शाहपुरा के पास एक स्लम एरिया है, वहाँ पे मैं गई अपनी फ्रेंड्स को लेके, हम लोग 3-4 फ्रेंड्स। अच्छा, मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छी फैमिली, सपोर्टिव हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट करा। जब भी मैं जो भी कहती गई, वो हमेशा हर समय मेरे साथ खड़े रहे। जी। तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि इतनी लड़कियां मर रही हैं सर्वाइकल कैंसर से, उसके कॉजेज़ क्या हैं वो हम समझते हैं। जी। तो सबसे पहला हम ये करते हैं कि हम चलते हैं स्लम एरियाज़ में, हम समझाते हैं लेडीज़ को कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी। शाहपुरा के एक स्लम एरिया में गए, वहाँ पे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ऑल्दो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ये जो तबका होता है ना, इनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हालांकि समझ जाते हैं, बड़े सिंपल लोग होते हैं वो। बिल्कुल। तो हमने इकट्ठा करा उन लोगों को,
और हमने पैड डिस्ट्रीब्यूशन करा, अपने पैसे से ही करा हम लोगों ने, कहीं से फंड्स नहीं अरेंज करे, कुछ नहीं करा, पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करा। अब जैसे मेरी किटीज़ थी एक दो, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आई डोंट वांट मनी, यू जस्ट डोनेट 1 पैड, सैनिटरी पैड। तो सबने सपोर्ट करा, 1 पैड 2 पैड, किसी ने पैकेट दिया। हम लोगों ने जाके उनको समझाया, उनको हाइजीन के बारे में बताया, उसके बारे में उसके खतरे बताए कि अगर आप हाइजीन से नहीं रहोगे, अपने बच्चों को नहीं बताओगे। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो अब ये बहुत रेगुलर अनूठी शुरुआत है। हाँ। और परिवार का भी सहयोग है, ये हाँ। काफ़ी अच्छी बात है। कई लोग मैम ये बोलते हैं बाय प्रोफेशन जब बिजी रहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो एक प्रोवर्ब जानती हूँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल, है ना, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बैलेंस करना, यकीन मानिए हम औरतों में इतनी शक्ति है कृतिका, इतनी शक्ति है। जब हमें कुदरत ने सृजन की शक्ति दी है, हमें पालने पोसने की शक्ति दी है, वो फ्रूटफुलनेस दी है हमें अंदर, तो आप मानेंगे नहीं, देवी तो हमारे अंदर है ही। बिल्कुल, देवी, और देवी क्या है? देवी इज शक्ति, नारी बिल्कुल। शक्ति है। बिल्कुल सही तो बात। अगर आप चाहो तो सब कर सकते हो, बिल्कुल, जहाँ चाहा है वहीं वहाँ रहा रहा है। तो मैं बिल्कुल। इस पे बहुत बिलीव करती हूँ। आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे? मैं मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं एक सिंगर भी हूँ। बिल्कुल, कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। एक मेरी फेवरेट गज़ल है, वहाँ से शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल और उसमें जो पंक्तियाँ हैं वो भी मुझे बहुत पसंद हैं, तो उसी पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। जी। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल। समय कैसे निकालते हो? बिल्कुल, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, बहुत ही सुंदर। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत ही सुंदर, आपकी आवाज़ भी, आपके विचार भी बहुत ही Thank you सुंदर। so much. और वाकई में नारियों में जो शक्ति होती है वो आपको देखकर हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हमारे साथ मिसेस इंडिया भी हैं, साथ ही साथ आप समाज सेविका भी हैं। आप क्या बोलना चाहेंगी जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी की युवतियाँ हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगी? अगर वो उनको किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहेंगे? मैं केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आज जो यू नो सो फार वी कॉल आवर सेल्फ एज एम्पावर्ड वुमेन, आजकल की जो लड़कियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, आपकी बेटियां हैं, हम लोग सब कमाने तो निकल गए हैं, पर मुझे लगता है कि कमाई के साथ साथ, एम्पावरमेंट के साथ साथ हमारा दायित्व हमारे समाज के प्रति भी है, बिल्कुल, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप अपने तरीके से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप रैलीज़ में जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप प्लांटेशन ड्राइव में जाइए, आप या किसी तरीके से, आपने अगर एक को भी सपोर्ट कर दिया अपने जीवन में, आपने समाज में किसी भी व्यक्ति को, आपने इकोसिस्टम के लिए एक पेड़ लगा दिया, या आपने, आपके घर जो मेड्स आती हैं, हेल्पिंग डोमेस्टिक हेल्प्स जो होती हैं, उनके पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में आपने इन्वॉल्वमेंट दिखा दी अपनी किसी भी तरीके से, या आप किसी भी तरीके से जो भी नीडी है आपने उसको मदद कर दी, तो आप अपना दायित्व पूरा कर रही हैं। बिल्कुल, सबसे पहला मैं ज़रूर बोलूँगी, घर से शुरुआत होती है। आप सबसे पहले बैन कीजिए पॉलीथिन्स लेके जाना,
आप मार्केट जाते हो, पॉलिथीन्स लेके आते हो, यू कैरी योर बैग विथ योरसेल्फ, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल आप सही शुरुआत वहाँ से कीजिए जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज कीजिए, बहुत लोगों को इकट्ठा करिए, फिर सोशल मीडिया का कवरेज दीजिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, डू। बिल्कुल बिल्कुल। इला जी, हमारे साथ अपेक्षा भी है। अपेक्षा, आप भी बहुत कुछ करती हैं समाज के लिए, जानना चाहेंगे क्या कुछ आप करती हैं समाज के लिए? इला जी की बात सुनकर समझ में आया कि शायद हम सब बहुत अलाइंड हैं एक ही वे में। वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रही थी, मेरा भी बहुत मैंने ये नोटिस किया बॉम्बे से भोपाल आने के बाद कि मैक्सिमम लेडीज़ यहाँ वो 3-4 दिनों में बहुत तकलीफ़ सहती हैं। बिल्कुल। तो उसका रूट कॉज क्या है? मैल नरिशमेंट उसका रूट कॉज है या अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस उसका रूट कॉज है? तो ये मैंने कलाकुंज फाउंडेशन के साथ जुड़कर समझा और एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए, जिसमें हमने महिलाओं को ये बताने की कोशिश की कि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपकी प्रोजनी स्वस्थ नहीं रहेगी। और एजुकेशन के फील्ड में भी मैं मिसेस मध्य प्रदेश के टाइम से बहुत इंसिस्ट करती हूँ इसी बात को कि आपको कुछ भी अपनी लाइफ में करना है, पहले आपको अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना है। बिल्कुल। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप पढ़ाई करेंगे। तो किसी भी फील्ड में यंगस्टर्स को जाना है, आप अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करें। बिल्कुल। एंड देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तब आप इतने अवेयर रहेंगे, आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द राइट फील्ड फॉर यू, आपको किधर जाना चाहिए। आप बहुत रियलिस्टिक गोल सेटिंग कर पाएंगे अगर आप पढ़ेंगे। तो पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप दिल लगा के पढ़िए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अपने जो पाथ है उसको कार्व करिए। बिल्कुल। आपने पूर्व वर्ष कई सारे कार्य किए हैं समाज के लिए, जानना चाहेंगे, कई सारी संस्थाओं के साथ भी आपने काम किया है, वो भी जानना चाहेंगे। जी। मिसेस मध्य प्रदेश बनने के बाद क्योंकि काफ़ी दायित्व मेरे कंधों पर आया था, तो मैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिसलेक्सिया की अवेयरनेस स्प्रेड की। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि आज भी अगर हमारा पैर टूटता है तो हम दौड़ के जाते हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास कि मेरी हड्डी टूट गई है, उसे ठीक कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन ब्रेन में अगर हल्का सा क्रैक आता है या हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्टर्बेंस, जी, तो वो हम खुल के बोल नहीं पाते हैं। तो एक मेंटल अवेयरनेस जो है, मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है, वो मैंने बहुत सोचा कि मैं आगे बढ़ के काम करूं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, अनाहिता की एक ट्रिशा हैं जो बहुत अच्छा रिग्रेशन थेरेपी और हिप्नोथेरेपी में एक्सपर्ट हैं, उनके साथ काफ़ी बातचीत वगैरह हुई। डिसलेक्सिया जो कि एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते, हाँ, लिख नहीं पाते। अगर आपने तारे ज़मीं पे मूवी देखी होगी तो वो अवेयरनेस हमने बहुत फैलाई। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से बताया। इला जी, आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना और क्या किन किन चीज़ों में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है समाज में? देखिए, अगर हम जी, देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि पहले बदलाव आप खुद में लेके आइए, फिर समाज के, क्योंकि आप सुधरे, अगर आप सशक्त हैं तो समाज सशक्त होगा, है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह, जैसे अपेक्षा ने बताया, सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेंटली स्ट्रांग होना ही है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात करते हैं हम कि हम एजुकेटेड हैं या बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त प्रदेश बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद इला जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अपेक्षा जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। हमारे साथ थी मिसेस इंडिया इम्प्रेस अपेक्षा डबराल, साथ ही साथ समाज सेविका इला मीदा जी, जिन्होंने नारियों को सशक्त होने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आशा करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।